हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी 2 से 3 मंथ हो चुके हैं पीटी की प्रैक्टिस करते हुए, बट आपका भी जो स्कोर है वो 50-60 पे ही स्टक हो रहा है, सो उसके पीछे जो आपकी प्रॉब्लम है वो इंग्लिश नहीं है। जो प्रॉब्लम क्या है? प्रियोरिटी। आज मैं आपको पीटी स्पीकिंग 2026 का कंप्लीट ब्लूप्रिंट दूंगा ऑफिशियल कंट्रीब्यूशन प्रूफ के साथ। सो हम इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं कि स्पीकिंग में होता क्या है, आपका स्कोर कैसे बिल्डअप होगा, 60 से 70 या 70 से 90 तक आप कैसे अचीव कर सकते हो। हर एक चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आज। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस एक वीडियो देखने के बाद आपकी जो स्पीकिंग है एग्जाम में 90 आउट ऑफ 90 आ जाएगी। इस चीज़ की आपको गारंटी मैं दे रहा हूँ। सो सबसे पहले स्पीकिंग में जो हमारी ड्यूरेशन रहती है हमारे पास 30 to 35 मिनट्स की। और जो एआई के बेस पे ये स्कोरिंग होती है, 3 इसके इवैल्यूएशन फैक्टर होते हैं। हमें 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कोर मिलेगा। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? कंटेंट, प्रोनंसिएशन और फ्लुएंसी। ये 3 चीज़ें जिसको स्टूडेंट को समझ में आ गई, उसका स्पीकिंग में स्कोर 100%, एग्ज़ाम में 90 है। चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को समझेंगे अभी हम। सबसे पहले हमारे पास स्पीकिंग में कौन कौन से टास्क आते हैं। हमारे पास आता है रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीडर लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, समराइज ग्रुप डिस्कशन और रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। ये टोटल 7 टास्क हैं। जो लास्ट के 2 टास्क हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो न्यू टास्क हैं जो पीटी में अभी ऐड हुए हैं, समराइज ग्रुप डिस्कशन और रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। इनको इग्नोर करना डेंजरस साबित हो सकता है क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन हाई है। किसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रीड अलाउड है उसका कंट्रीब्यूशन हमारे पास 9% है। जो रिपीट सेंटेंस है उसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 16% है। डिस्क्राइब इमेज टोटल 31%, रीडर लेक्चर 13%, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन का 0 कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स। स्पीकिंग में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा अभी, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लिसनिंग में है। नेक्स्ट है हमारे पास समराइज ग्रुप डिस्कशन, जो कि नया टास्क है। इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 19% है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, ये भी नया टास्क है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है रीडर लेक्चर के मैच का, यानी कि 13% इसका कंट्रीब्यूशन है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्कोर देने वाला टास्क अभी बना है वो कौन सा है? डिस्क्राइब इमेज। और सबसे कम स्कोर देने वाला जो टास्क है वो कौन सा है? 9%। कौन सा है? रीड अलाउड। जो कि पहले सबसे ज़्यादा वेटेज का टास्क रहता था रीड अलाउड, जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन अभी रीड अलाउड जो है इंपॉर्टेंट टास्क नहीं रहा। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, प्रॉपर तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रीड अलाउड पे करते हैं, डिस्क्राइब इमेज पे फोकस नहीं करते अभी, जिससे कि उनका स्कोर एग्ज़ाम में कम आता है। सो अगर आपको वेटेज समझ में अभी आ गया कि किसका ज़्यादा हाई कंट्रीब्यूशन है, किसका कम कंट्रीब्यूशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये और बता दूं कि स्पीकिंग के साथ साथ ऐसे कौन से टास्क हैं जिसका लिसनिंग में भी कंट्रीब्यूशन जाता है। जो सबसे फर्स्ट नंबर का हमारा टास्क आएगा वो है हमारे पास रिपीट सेंटेंस। इसका टोटल स्पीकिंग में हमारे पास कंट्रीब्यूशन जाता है 16% और लिसनिंग में इसका कंट्रीब्यूशन जाता है 17%। तो काफ़ी ज़्यादा हाईली वेटेज टास्क है रिपीट सेंटेंस भी। नेक्स्ट है हमारे पास नया टास्क जो कि है समराइज ग्रुप डिस्कशन। इसका टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास स्पीकिंग में जाता है 19% और लिसनिंग में जाता है हमारे पास 20%। रिपीट सेंटेंस और ग्रुप डिस्कशन दोनों ही डबल स्कोर दे रहे हैं, यानी कि एक मॉड्यूल के साथ दूसरे मॉड्यूल को भी वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और वो स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी टाइम से पीटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं बट प्रॉपर वे नहीं पता चल रहा कि पीटी की प्रेपरेशन करें कैसे, कैसे स्कोर अप बिल्ड करें, क्या उनकी मिस्टेक्स हो रही हैं, या काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया स्टडी को हाथ लगाए, नहीं पता लग रहा कि पिच क्या होती है, प्रोनंसिएशन क्या होती है, फ्लुएंसी क्या होती है, कैसे वो इम्प्रूव होती है। या फिर स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सिर्फ टीआर पीआर 57 स्कोर के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स उनके लिए एक प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस है। जो क्लासेस हैं ऑनलाइन वो प्रॉपर 4 मॉड्यूल्स की रहेंगी, जिसमें आपको स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग हर एक चीज़ के बारे में डीप में बताया जाएगा कि आपकी फ्लुएंसी कैसे बूस्ट होगी, स्कोरिंग टेम्पलेट्स कौन कौन से हैं राइटिंग में, रीडिंग में शॉर्टकट ट्रिक्स बताई जाएंगी, लिसनिंग की प्रेडिक्शन आपको मिलेगी, साथ में आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स वगैरह हर एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी। प्रिडिक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में चीज़ें रिपीट आएंगी। और उसके साथ साथ आपको रिस्क फ्री गारंटी भी दी जा रही है कि अगर आपकी इंप्रूवमेंट 2 दिन के अंदर अंदर नहीं होती है तो आपकी सारी की सारी फीस रिफंड है। तो अपनी सीट बुक करवाने के लिए आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स जो है वो लिमिटेड है, ताकि हर एक स्टूडेंट्स पे प्रॉपर तरीके से फोकस हो सके।
अब हर एक चीज़ को हम डीप में जानेंगे, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, कैसे जो है वो स्ट्रैटेजीज इनमें काम करेंगी, कैसे इनमें काम नहीं करेंगी, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप स्टूडेंट्स करके आते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आगे भी जैसे ही वीडियोस पब्लिश हो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसको देख के अपनी पीटी का जो स्कोर है वो बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको पता है कि इस चैनल पे आपको सिंपल शॉर्टकट्स बताए जाते हैं, ज़्यादा डीप में आपको नहीं बताया जाता कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी। एग्जैक्ट जो आपको एग्ज़ाम में स्कोर दिलाएगी चीज़ें, उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जाता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलो हम ओपन करते हैं रीड अलाउड। कोई भी क्वेश्चन एक ओपन कर लेते हैं रैंडमली रीड अलाउड का और उसको फिर ट्राई करेंगे, देखेंगे कि स्कोर हमें कितना मिलता है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन ओपन कर लिया है, एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम्स आए, लगभग 2732 टाइम्स ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है और रीड अलाउड का कंट्रीब्यूशन अभी ज़्यादा रहा नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट्स से यही है कि अभी भी जो है स्टिल वन लाइन स्ट्रैटेजी जो है वो वर्क करती है प्रॉपर तरीके से। एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स के उसमें स्कोर आ रहे हैं क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं है, और अगर आप इसको फुल करते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। उस टाइम को आप कहीं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिस्क्राइब मैच की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो वन लाइन स्ट्रैटेजी आखिरकार है क्या और उसको हमें कैसे करना है, सबसे पहले वो आप जान लो। सो स्टूडेंट्स, वन लाइन स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपको कम से कम 9 to 10 वर्ड्स एग्ज़ाम में स्पीक करके आने हैं। मिनिमम आपको 9 वर्ड स्पीक करके आने हैं और मैक्सिमम आपको 12 से 13 वर्ड। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट अगर फुल लाइन करके आता है तो भी उसको मार्क्स मिलेगा, अगर कोई स्टूडेंट 2 लाइन करके आ रहा है तो भी उसको मार्क्स करेगा, और अगर कोई स्टूडेंट पूरा रीड अलाउड ही रीड करके आ रहा है तो भी उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जो स्कोरिंग होती है वो कैसे होती है रीड अलाउड में, जितने वर्ड्स आप वहाँ पे स्पीक करके आ रहे हो उसके बेस पे आपको स्कोरिंग होगी। जैसे कि अगर आप 10 वर्ड्स वहाँ पे बोल के आए तो हर एक वर्ड का आपको 9 मार्क्स, यानी कि 90 के अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक वर्ड पे 9 मार्क्स। अगर आप स्टूडेंट 9 वर्ड स्पीक करके आते हो वहाँ पे तो हर एक वर्ड्स के कितने मार्क्स हो गए वहाँ पे 10 मार्क्स, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे स्कोर मिलेगा। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, फुल स्टॉप से पहले, फुल स्टॉप के बाद, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, मिडल लाइन, लास्ट में से जहाँ से आपका मन करे वहाँ से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। सो चलिए, जैसे कि हम वन लाइन मोड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बता रहा है कि एटलीस्ट 10 वर्ड्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करो। सो हमने फर्स्ट वर्ड पे क्लिक किया, लास्ट वर्ड पे क्लिक किया और हमारी जो लाइन है। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सो स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे ये बता रहा है कि एटलीस्ट आप 10 वर्ड्स कम से कम यहाँ पे सिलेक्ट करो। सो हमने फर्स्ट वर्ड पे क्लिक किया, लास्ट वर्ड पे क्लिक किया और हमारी जो लाइन है वो सिलेक्ट हो चुकी है। इसको अभी स्टार्ट करके देखते हैं कि हमें स्कोर यहाँ पे कितना मिलता है। सीधा ही हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। पहले एक बार प्रिपेयर करते हैं। 4 टाइम्स ए ईयर एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फैमिलीज। ओके, सो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। 4 टाइम्स ए ईयर एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फैमिलीज। स्टॉप किया, सबमिट करते हैं, स्कोर चेक करते हैं स्कोर कितना मिलता है। सो टोटल हमारे पास जो सेकंड होती हैं रीड अलाउड को प्रिपेयर करने के लिए वो होती है हमारे पास 4 टाइम्स अ ईयर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा, फ्लुएंसी प्रॉपर 89, प्रोनाउंसिएशन 87, कंटेंट 90 आउट ऑफ 90, और जो स्कोर हमें मिला कितना मिला 88, यानी कि प्रॉपर फुल स्कोर हमें एग्जाम में भी आएगा। सो रीड अलाउड में हमारे पास टोटल 35 सेकंड होती हैं। 35 सेकंड में आपको करना क्या है, प्रॉपर 10 से 15 सेकंड में आपको इजी लाइन जो है वो पिक कर लेनी है जहाँ से आपको इजी लगती है। अब आपने 35 सेकंड में से 10 से 15 सेकंड आपने लाइन सेलेक्ट करने में लगा दिया और बाकी के 20 सेकंड आपको क्या करना है, लाइन को बोल के प्रिपेयर करना है। जैसे कि 4 टाइम्स अ ईयर एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फैमिलीज़। 4 टाइम्स अ ईयर एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फैमिलीज़। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ये लगता है जिन्हें कि अगर हम मन मन में प्रैक्टिस करते हैं ताकि दूसरा स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो, आपको उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको एग्ज़ाम में जब आप प्रेपरेशन टाइम आपका स्टार्ट है तो आपको बोल के ही प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता लग जाए कौन सा वर्ड आपका प्रॉपर तरीके से क्लियर बाहर आ रहा है, कौन सा वर्ड आपका प्रॉपर तरीके से क्लियर बाहर नहीं आ रहा, जो कि मन मन में करने से आपको प्रॉपर तरीके से पता नहीं लगेगा। और अगर आप वन लाइन स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहे हो तो आप 3 से 4 सेकंड में फिनिश कर सकते हो, क्योंकि 9 से 10 वर्ड्स या 11 वर्ड्स तक बोलने में हमें 3 से 4 सेकंड ही लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता। यानी कि अगर इससे ज़्यादा आपका टाइम लग रहा है तो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है।
सो ये प्रॉपर डिटेल में मैंने आपको बताया कि कौन सी आप मिस्टेक करते हो, कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। प्रॉपर आपको टाइम चेक करना है, 3 से 4 सेकंड में अगर आप फिनिश कर रहे हो, प्रॉपर हर एक वर्ड्स को आप क्लियर प्रोनाउंस कर रहे हो, ज़्यादा अगर आप लेंथी वर्ड्स या एस या ई एस वाले वर्ड्स की तरफ अगर आप नहीं जाते हो तो आपका स्कोर रीड अलाउड में फुल है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया रिपीट सेंटेंस, काफ़ी हाई इसका कंट्रीब्यूशन है, 16% प्लस 17%। 16% इसका जो है स्पीकिंग में कंट्रीब्यूशन है, 17% इसका लिसनिंग में कंट्रीब्यूशन है, तो काफ़ी ज़्यादा हाईली वेटेज का ये टास्क है। इसकी जो हमारी सिंपल ट्रिक्स रहेगी वो क्या रहेगी, सबसे पहले कोई भी, चलो हम एक ओपन कर लेते हैं हमारे पास रिपीट सेंटेंस। इसकी जो हमारी ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी, हम चंक मेथड का जो है वो यूज़ करेंगे। चंक मेथड क्या होता है कि आपके पास मर्जी है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्रेन है वो एक टाइम में कुछ लिमिटेड वर्ड्स ही जो है वो रिटेन कर सकता है, उसको मेमोराइज कर सकता है। पूरा जो कंटेंट है वो मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है। और आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बोलते हुए फंबल कर जाते हैं, या फिर कैसे बोलते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड नीड टू कंप्लीट द इवेल्युएशन फॉर्म बिफोर द एंड ऑफ द टर्म, कि जैसे जैसे उनको याद आता रहता है वैसे वैसे वो उसको स्पीक करते रहते हैं, जिससे कि आपका स्कोर एग्ज़ाम में बिल्कुल भी बनने वाला नहीं है। क्योंकि जो एक रिपीट सेंटेंस है हमारे पास, उसमें कंटेंट का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो 3 मार्क्स का है, प्रोनाउंसिएशन 5 मार्क्स की और फ्लुएंसी 5 मार्क्स की। यानी कि अगर आपने कंटेंट 50% स्पीक किया तो आपको 3 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी का बचा प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपकी फ्लुएंसी क्या है, किस तरीके से आप इसको बोल रहे हो। सो अभी मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा, बिल्कुल इसका सिंपल शॉर्टकट वे बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, या तो आप स्टार्टिंग के 3 वर्ड और लास्ट के 3 वर्ड ऐसे कैच करो, या फिर आप स्टार्टिंग का कुछ 4 to 5 लेटर्स कैच करो, या फिर एंडिंग के 5 लेटर्स कैच करो। आपका स्कोर एग्जाम में 80+ है। कैसे है आपको करके दिखाऊंगा। सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगा, बिफोर द एंड ऑफ द टर्म, या फिर इवैल्यूएशन फॉर्म बिफोर द एंड ऑफ द टर्म, यानी कि लास्ट का 50% मैं उठाऊंगा और ज़्यादा कुछ नहीं मैं इसमें करता। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। Postgraduate students need to complete the evaluation form before the end of the term. Evaluation form before the end of the term. Evaluation form before the end of the term. सो स्टूडेंट, अभी आप देख सकते हो कि मेरे को जो स्कोर मिला है वो कितना मिला है, 82, जिसमें फ्लुएंसी मेरी प्रॉपर 90 आउट ऑफ 90 है, प्रोनाउंसिएशन 87 आउट ऑफ 90 है, कंटेंट में मेरे को 63 मार्क्स मिले हैं, बट जो स्कोर मिला है वो 82 मिला है। यानी कि आप 50 से 60% कंटेंट याद करके भी आप 80+ स्कोर इजीली एग्जाम में अचीव कर सकते हो। सो जिस स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आ गई उसका रिपीट सेंटेंस में स्कोर कभी भी डाउन नहीं होगा। यानी कि अगर आपको कंटेंट समझ में नहीं आता, लेकिन 4 वर्ड अगर आपको समझ में आ गए और उसको आप क्लियरली प्रोनाउंस कर देते हो एक प्रॉपर फ्लो में, तो आपका रिपीट सेंटेंस में स्कोर 80+ है। जो मैंने आपको कहा था वो मैंने आपको करके भी दिखाया लाइव प्रूफ के साथ कि कैसे आप 50 से 60% कंटेंट के साथ 80+ स्कोर लेके आ सकते हो। कि आपको इसमें जो है वो स्टॉप नहीं करना है। 4 वर्ड समझ में आए, 4 के 4 वर्ड्स कंटिन्यूअस स्पीक करो विदाउट एनी फम्बलिंग, विदाउट एनी पोज, आपका स्कोर 80+ है विद 100% गारंटी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब इमेज। टोटल जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो 31% है, यानी कि स्पीकिंग की बैकबोन क्या है, पूरी की पूरी डिस्क्राइब इमेज। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल या फिर मैप्स ही मिलते हैं। पिक्चर्स जो है रैंडमली है, कभी कभी एग्जाम में आ जाती हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्राफ्स आते हैं। ग्राफ्स को आपको कैसे करना है, पाई चार्ट को आपको कैसे करना है, वो मैं आपको अभी लाइव करके दिखाऊंगा। जो प्रॉपर टेम्पलेट है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। एक बार आप टेम्पलेट को रीड कर लें कि क्या हमारा टेम्पलेट है, कैसे हमें यूज़ करना है, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें मेन टॉपिक दिख रहे हैं उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद जो भी हमें कंटेंट दे रखा है एज इट इज़ हम रीड करेंगे। कोई टेम्पलेट का कुछ खास ज़्यादा स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करेंगे। मेन है कि प्रॉपर हमारे पोजेज और हमारी फ्लुएंसी और हमारी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि कंटेंट हम देख के बोल ही रहे हैं तो कंटेंट में हमारा स्कोर कम नहीं आएगा। सो एक बार इसको कैसे करना है प्रॉपर तरीके से, पहले मैं आपको डिफाइन करके दिखा देता हूँ कि इसको कैसे हमें स्टार्ट करना है। शेयर of companies was the main topic of the pie chart.
medium is 7 to 50 employees, that is 28%, large is 50 plus employees, that is 6%, small is 3 to 6 employees, that is 66%. The maximum area is covered by small, that is 3 to 6 employees, and it is shown by blue color. The minimum area is covered by large 50 plus employees, and it is shown by green color. The pie chart is useful and provide the information about share of companies. कितना सेकंड लगा? लगभग 29 सेकंड. तो चलिए चेक करते हैं स्कोर को. एग्ज़ाम में जो है स्टूडेंट्स आपको कम से कम मिनिमम 27 सेकंड तो आपको एग्ज़ाम में बोल के आना है. अगर 27 सेकंड आप एग्ज़ाम में बोल के आओगे तो वहाँ पे आपका प्रॉपर स्कोर आ जाएगा. ये जो भी सॉफ्टवेयर है यहाँ पे आप प्रॉपर अपनी फ्लुएंसी देख सकते हो कि आपका बोलने का प्रॉपर फ्लो है या फिर नहीं है. अगर आपने कंटेंट में से कीवर्ड्स उठाए हैं, मेन कीवर्ड्स, तो आपको कंटेंट में फुल मार्क्स मिलेंगे. मेन चीज़ क्या है कि आपको अपनी फ्लुएंसी देखनी है, और फ्लुएंसी अगर आपकी है तो आपका प्रॉपर स्कोर है. कोई एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं कि ग्राफ हमें कैसे करना है. सिंपली इसको स्टार्ट करते हैं. वॉलंटियर रेट एज वाज द मेन टॉपिक ऑफ द ग्राफ. 18 to 24, 25 to 34, 35 to 44, up to 85 year on the x-axis, 10, 20, 30, 40 and 50% age on the y-axis. Males in black line, females in white line also given. The highest is 50% in 35 to 44 in females. The lowest is 10% in 85 year and over in females. The graph is useful and provide the information about volunteer rate. अगेन हमारा 30 सेकंड में फिनिश हो चुका है. सो स्कोर देखते हैं कि स्कोर अभी हमें यहाँ पे कितना मिलता है. हमारी फ्लुएंसी क्या रहती है, कंटेंट में कितना स्कोर मिलता है, प्रोनाउंसिएशन कैसी रहती है. सो अगेन स्टूडेंट आप देख सकते हो जो फ्लुएंसी वो अगेन 80 प्लस है, प्रोनाउंसिएशन 80 प्लस है, और कंटेंट में हमें फुल मार्क्स मिलेंगे रियल एग्ज़ाम में, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया है. और एक प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रॉपर डिस्क्राइब इमेज का लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, कि उसमें मैंने हर एक इमेज को हर एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग कंपेयर किया कि कौन सी वेबसाइट बेस्ट है, कौन सी वेबसाइट बेस्ट नहीं है, क्या क्या इनमें प्रॉब्लम्स है. सो आप जो इनमें चेक कर सकते हो वो एक अपनी फ्लुएंसी ही है जो आप प्रॉपर तरीके से आइडिया लगा सकते हो. सो जिस स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार वो वीडियो ज़रूर जाके चेक करें. सो अभी हम डिस्कस करते हैं रिटन लेक्चर. कोई भी एक रिटन लेक्चर ओपन कर लेते हैं. सो चलिए, जैसे कि हमने ओपन कर लिया एंटीबायोटिक्स. In this presentation, I'm सो सबसे पहले जो हमारा टेम्पलेट है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है. उसके साथ जो हम यूज़ करेंगे अभी फ्रेजेस का हम नोट कर, टोटल हम 6 फ्रेजेस नोट करेंगे. उनको कैसे बोलना है, किस तरीके से डिस्क्राइब करना है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा. सबसे पहले हम फ्रेजेस को नोट कर लेते हैं. In this presentation, I'm excited to delve into the revolutionary role of antibiotics in modern medicine. The discovery of antibiotics marked a turning point in medical history, drastically changing the way we treat infections. Before the advent of antibiotics, simple infections could be deadly, and surgeries were high-risk procedures. The introduction of penicillin in the 1940s, discovered by Alexander Fleming, changed everything. It became the first widely used antibiotic, turning once fatal diseases into treatable conditions. Antibiotics have not only saved countless lives but also have played a critical role in advancing medical procedures. They made complex surgeries safer and organ transplants possible by preventing and treating bacterial infections. However, it's crucial to address the growing concern of antibiotic resistance due to overuse and misuse. This highlights the importance of responsible antibiotic use and ongoing research for new treatments. In conclusion, antibiotics are a cornerstone of modern medicine, dramatically improving our ability to fight infections. Their discovery and development remind us of the incredible impact of medical research and innovation. सो स्टूडेंट्स अभी हमने हमारे फ्रेजेस नोट कर लिए हैं. कैसे उनको डिस्क्राइब करने हैं, कहाँ पे पॉज रखने हैं, स्टार्ट करते हैं. मॉडर्न मेडिसिन वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर. Firstly, he told about the discovery of antibiotic is the turning point. Secondly, he mentioned about the turning one disease into treatable condition.
Thirdly, the speaker highlighted organ transplant by preventing infection. Furthermore, the speaker described the growing concern of antibiotic misuse. Moreover, he explained about the importance of research for new treatment. Finally, the speaker elaborated that the discovery and development of medical research. The lecture is useful and provide the information about modern medicine. लगभग 35 सेकंड तक हमने डिस्क्राइब किया है. टोटल हमने अपने फ्रेजेस नोट किए थे 6. सो चलिए एक बार इसको सबमिट करके स्कोर चेक करते हैं. सो अगेन यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो याद रखने वाली अगेन एक ही चीज़ है, वो है हमारे पास फ्लुएंसी. कंटेंट आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम में फुल मार्क्स अगर आपने 25 सेकंड जो है मिनिमम स्पीक किया तो आपको कंटेंट में 90 में से 90 मार्क्स हैं. बाकी जो डिपेंड करता है वो किस पे है, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी पे. सो अगेन स्टूडेंट्स आप देख सकते हो फ्लुएंसी अगेन 90, कंटेंट अगेन 90, स्कोर ओवरऑल 84. सो मेन चीज़ क्या है, आपको जो फोकस करना है प्रॉपर फ्लुएंसी पे करना है. और अभी मेरी फ्लुएंसी यहाँ पे प्रॉपर 90 कैसे आई, उसके लिए मैंने क्या किया है, हर एक लाइन के बाद मैंने प्रॉपर पॉज रखा, बीच में मैंने कहीं पे भी पॉज नहीं रखा. और अगर स्टूडेंट्स आप भी हर एक लाइन के बाद प्रॉपर पॉज रखोगे, बीच में कहीं पे फंबल नहीं करोगे, तो स्कोर आपका 90 ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो जो रिटेल लेक्चर का कंट्रीब्यूशन है 13% है. इम्पोर्टेंट टास्क है ये भी. सो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जो हमारा नेक्स्ट टास्क है, इम्पोर्टेंट टास्क है, नया टास्क है, वो है हमारे पास समराइज ग्रुप डिस्कशन. जो आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है वो स्पीकिंग का पार्ट है, लेकिन स्पीकिंग में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है. अगर आप एग्जैक्ट क्लियर आंसर दोगे तो आपको लिसनिंग में मार्क्स मिल जाएंगे. 1 नंबर का एक इसमें क्वेश्चन होता है, प्रॉपर तरीके से अगर आप प्रोनाउंस करोगे. सो मेन चीज़ क्या है इसमें, प्रोनाउंसिएशन है. अगर आपको राइट आंसर पता है और प्रॉपर तरीके से आपने क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ अगर स्पीक किया तो आपको लिसनिंग में स्कोर इसका मिल जाएगा. नेक्स्ट है समराइज ग्रुप डिस्कशन. तो चलिए अभी समराइज ग्रुप डिस्कशन को भी ओपन कर लेते हैं. 3 students are discussing managing written assignments. सो सबसे पहले जो टेम्पलेट स्ट्रक्चर है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है. सो सबसे पहले जो हम हमारे फ्रेजेस हैं वो नोट करते हैं, फिर उनको प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करते हैं. 3 students are discussing managing written assignments. Lately, when I've been working on my assignments, I find it really hard to organize everything. I feel a lot of pressure, and even when I try to write a goal, I just cannot stick to it. Do you guys ever deal with this situation? How do you usually cope? Oh, I totally get you. I've been there. What helped me before was breaking those lengthy assignments into smaller ones. For example, if the due date is still pretty long, I'll first make a plan, then create an outline, and finally schedule everything step by step. Yeah, I do something similar, pretty much the same approach. And if I have different assignments at the same time, I try to allocate different amounts of time to each one, depending on how urgent or difficult they are. I've actually tried to do that too, but the problem is I never do it consistently. I always end up losing momentum halfway or getting sidetracked by other things, and then the whole plan falls apart. Maybe what I'm really missing is some kind of external structure or immediate accountability. That's the tricky part. If you let yourself get distracted, the whole thing will take longer. You really need to avoid things like mobile phones, TV, emails, and just try to focus. By the way, do you two have a specific time for study? Like a fixed routine? Maybe in the morning or evening? For me, I work best at night. Of course, everyone is different. But I think the most important thing is to study when you feel the most productive. Personally, I usually write essays in the evening after dinner, so that's when I focus. I'm still not sure what works best for me. But I think the most important thing is to have a work buddy. It really helps when someone else knows your goals and checks in on you. It adds a sense of responsibility and support that I often miss when working alone. Exactly. Why don't we just do the next assignment together? That way we can plan together, keep each other motivated, and also practice as a group. We could even set up weekly check-ins to share progress and adjust our plans if something isn't working.
Having a structured yet flexible approach might help us all stay on track. That sounds like a great idea. Having a study group not only keeps us accountable, but also allows us to share ideas and feedback in real time. We could even set mini deadlines for each stage of the assignment and review each other's progress. It's easier to stay consistent when you're not doing it alone. Plus, collaborating early helps avoid last-minute stress and improves the overall quality of our work. Everyone brings something different to the table. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है फ्रेजेस हमने नोट कर लिए हैं तीनों स्पीकर के। अब उनको डिस्क्राइब कैसे करने हैं, पोजेस कैसे रखना है, सबसे पहले आप एक बार वो सुनना, फिर मैं आपको इसका वे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में नोट करने हैं ताकि आपका जो टाइम वेस्ट ना हो। सो सिंपली पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। 3. The group discussion was based on the topic of managing written assignments. There are 3 speakers discussing about the topic of managing the written assignments. The first speaker said that I find it really hard to organize everything, and even when I try to write a goal, I just come stick out. He also said that the problem is I never do consistently. I'm really missing it some kind of external structure immediate. He also mentioned that it adds a sense of responsibility and support that I often miss. The second speaker said that I have been there and I was breaking those lengthy statements into smaller ones. He also said that I will first make a plan to create an outline step by step. He also mentioned that if you let yourself distracted, the whole things will take longer. Maybe we fix in the morning or in the evening. Adjust our plans if something is not working in the evening. The third speaker said that I do similar pretty much the same approach. I have different assignments at the same time. He also said that different amount of time to each one. Everyone is the different. Most difficult thing is to study. He also mentioned that fulfill the most productive, improve the overall quality of work and bring some time different. The group discussion is useful and provide the information about managing of the assignments. लगभग हमने 1 मिनट 20 सेकंड जो है इसको किया है। लास्ट वाली लाइन में हल्की सी फंबलिंग की है। सो लेट्स सी जो हमारे स्कोर है हमें कितना यहाँ पे मिलता है। लास्ट में आप कोई भी लाइन रख सकते हो, जैसे हम डिस्क्राइब में रिटन लेक्चर में रखते आए हैं, सेम आप लाइन यहाँ पे भी रख सकते हो। या फिर ओवरऑल द ग्रुप डिस्कशन इज़ वेरी यूजफुल एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक नेम, या फिर ओवरऑल द 3 स्पीकर गिविंग्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनेजिंग ऑफ असाइनमेंट्स। थैंक यू। इस तरीके से भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो लास्ट वाली लाइन को। सो चलिए लेट्स सी, देखते हैं कि स्कोर अभी यहाँ पे कितना विजिबल होता है। द ग्रुप डिस्कशन वो सो अगेन स्टूडेंट्स आप देख सकते हो जो स्कोर है वो हमारा 80 प्लस है। और अगर आपको कंटेंट में फुल मार्क्स चाहिए 6 आउट ऑफ 6, आपको कम से कम 60 से 70 सेकंड आपको एग्ज़ाम में बोल के आना पड़ेगा, जिससे कि आपको कंटेंट में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेफ़्ट जो अभी डिपेंड करेगा वो आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी फ्लुएंसी है कि किस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हो। आपको एग्ज़ाम में नोट कैसे करना है, नोटबुक पे आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं या फिर 3 रोज़ बनानी है, जिसमें आपको पहले वाली रो में स्पीकर 1 लिखना है, सेकंड वाली रो में स्पीकर 2 लिखना है, थर्ड वाली रो में आपको स्पीकर 3 लिखना है। और जो भी आपको समझ में आता है, जैसे आपको समझ में आया आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट्स, वो नोट कर देना है। फिर आपको समझ में आया गाइज आई हैव डील विद दिस सिचुएशन, हाउ डू आई कोप, वो आपको नोट कर देना है। जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं वो आपको नोट करते रहना है। फिर आपको क्या करना है, सब कुछ अभी आपने नोट कर लिया तो जैसे ही एक लाइन आपकी कंप्लीट हुई, प्रॉपर तरीके से आपको रेस्ट लेना है। फिर आपको बोलना है ही आल्सो सेड दैट, फिर आपको जितना आपसे लगातार बोला जा रहा है उतना आपको बोल देना है। फिर आपको बोलना है ही आल्सो मेंशन दैट डैश डैश डैश, जितना आपसे कंटिन्यू स्पीक किया जा रहा है उतना आपको बोल देना है। और अगर कंटेंट फिर भी आपके पास रहता है तो आपको क्या करना है, पॉज रख के और फिर से उसको बोल दो और फिर पॉज रख लो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको डिस्क्राइब करना है, जिससे कि आपकी जो फ्लुएंसी है वो 80 प्लस रहेगी। जैसे कि वो पोज वाला कैसे मैंने आपको बताया, फर्स्टली तो ही आल्सो सेड दैट, ही आल्सो मेंशन दैट, ही आल्सो डिस्क्राइब आउट। और अगर फिर भी आपके पास ज़्यादा कंटेंट है तो उसको आप कैसे बोल सकते हो, जैसे कि मैं एक बार आपको बोल के दिखा रहा हूँ। आई फाइंड इट रियली हार्ड टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, आई फील ए लॉट ऑफ प्रेशर, आई जस्ट कैन नॉट स्टिक टू इट, डू यू एग्री, एवर डील विद दिस सिचुएशन। यानी कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू स्पीक किया
और हल्का पॉज रखा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बोला, फिर पॉज रखा। तो इस तरीके से अगर आप खुद से पहले सोच लोगे कि मेरे को यहाँ पे पॉज रखना है, तो आपकी फ्लुएंसी 100% एग्ज़ाम में 80+ है, 90 आउट ऑफ 90 है। नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है अभी, वो है हमारे पास रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। लास्ट टास्क है, इम्पोर्टेंट टास्क है, इजी टास्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी है। क्यों इजी है? सबसे पहले तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है सेम एज रिटन लेक्चर है। कितना है? 13% इसका कंट्रीब्यूशन है। क्या इसका टेम्पलेट रहेगा? सबसे पहले वो आप देख लो कि क्या इसका टेम्पलेट रहेगा हमारे पास। जैसे कि क्वेश्चन ओपन कर लिया, सबसे पहले हमें प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा 10 सेकंड का, फिर जो भी हमें सामने लिखा हुआ है वो स्पीकर हमें स्पीक करके दिखाएगा सेम एज इट इज़, फिर उसको हमें डिस्क्राइब करना है। जो हमें टोटल यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे टाइम है 9 सेकंड, जो स्पीकर बोल रहा है वो 9 सेकंड बोल रहा है, उससे 8 से 9 सेकंड आप ऊपर बोल दो, बस आपका सारा का सारा बन जाएगा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले हाई डैश, डैश में जो भी यहाँ पे ट्यूटर है ट्यूटर, स्टूडेंट है स्टूडेंट, प्रोफेसर है प्रोफेसर, मैनेजर है मैनेजर। हाई ट्यूटर, गुड आफ्टरनून, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट। जो सामने दिया हुआ है एज इट इज़ हम यहाँ तक उसको बोल देंगे। जस्ट कन्वर्ट करेंगे यू को आई में और यूअर को माई में। उसके बाद एक हल्का सा सॉल्यूशन देंगे। कैसे देंगे, किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, चलिए सबसे पहले मैं आपको वो करके ही दिखा देता हूँ। You had nearly finished your assignment, but your sister asked you to attend your parents' party, and as a result you missed the deadline. What would you say to your tutor? Hi tutor, good afternoon. I would like to discuss that I had nearly finished my assignment, but my sister asked me to attend my parents' party, and as a result I missed the deadline. So tutor, please extend my deadline so that I can submit the assignment on time. Thank you. हाय ट्यूटर। सो स्टूडेंट्स, आप अगेन यहाँ पे भी देख सकते हो जो कंटेंट है वो फुल है। प्रोनाउंसिएशन 81, फ्लुएंसी 83, ओवरऑल स्कोर जो इन्होंने यहाँ पे दिखाया है वो हमें दिखाया है 82। सो मेन थिंग इज़, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको 90 स्कोर देखना है फ्लुएंसी में, तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू बोल देता हूँ विदाउट एनी पोज, मेरे को फ्लुएंसी में 80+ मिल जाएंगे, यानी कि 90 आउट ऑफ 90 मिल जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू रियल एग्ज़ाम जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे या फंबल करोगे, आपको बोलते हुए सांस चढ़ रहे हैं, तो आपकी फ्लुएंसी एग्ज़ाम में नहीं बनेगी। सो उसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बोलना है। आपको पॉज रखना है, आप पॉज रखो, आपकी फ्लुएंसी ड्रॉप नहीं होगी। इजीली आप जो स्कोर है वो 80+ अचीव कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है ऐसा जो कि अभी कवर नहीं हुआ इस वीडियो में, सो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही जो नेक्स्ट मास्टर क्लास है वो आपको कौन से सेक्शन पे चाहिए, राइटिंग पे, रीडिंग पे, लिसनिंग पे, उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। सो फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।